हाँ तो बच्चों अपने क्या चल रहा है, हम आज से पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। चलो यूनिट एंड डायमेंशन ये जो है ये मेरे हिसाब से कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अपन ने इससे पहले जो भी पढ़ा वो क्या था बच्चों, जीरो चैप्टर। जीरो चैप्टर में अपन ने दो पोर्शन पढ़े, कौन कौन से, एक पढ़ा अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स, सही है, और एक पढ़ा अपन ने वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर जो क्वांटिटीज पीछे अपन लिखते थे क्वांटिटीज, तो आज अपन चर्चा करेंगे इसी के ऊपर और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम देते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। चलो देखते हैं है क्या एक्चुअली में कहानी क्वांटिटीज। मैं सीधा सीधा एक एग्जांपल देता हूं बच्चों कि क्या लिखा है मैंने, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में पता है क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। ठीक है, राशि का मतलब होता है क्वांटिटी। अब जरा सिंपल सी बात करते हैं ना, मैं एक चीज लिखता हूं, यहां पर मैंने लिखा है 2 बैट्स। ठीक है, मैं एक चीज लिखता हूं 4 kg ऑफ मील। ठीक है, या मैंने लिख दिया 5 बॉल्स ऑफ टेनिस, है ना। मतलब क्या हो गया कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी ये एक क्वांटिटी को बताती है कि नहीं, किसको बताती है, एक क्वांटिटी को बताती है। अब क्वांटिटी से चर्चा का मतलब ये हो गया कि हमें पढ़ना क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को मैं डिफाइन करता हूँ ना, क्योंकि अपन यूनिट एंड डायमेंशन पे चल रहे तो सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है ना उसमें सिर्फ एक ही वर्ड से मैं डिनोट करूंगा और वो वर्ड है मेजर। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके वो कौन सी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। मेजर का मतलब होता है जिसको, क्या लिखा है मैंने, जिसको माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसको मापा जा सकता है। जैसे कि मैं सीधा सीधा एग्जांपल लेता हूँ, लेंथ। क्या लेंथ को अपन नाप सकते हैं क्या, बिल्कुल, स्केल ले ली, इंच टेप ले लिया, कुछ भी ले लिया, लेंथ नापी जा सकती है। ठीक है, दूसरा, क्या मास को नापा जा सकता है क्या, बिल्कुल, केजी, ये सब चीज़ें क्या है, मास है ना, तो इसको नापा जा सकता है। तीसरा, क्या टाइम को नापा जा सकता है क्या, बिल्कुल नापा जा सकता है। जैसे मान लो कि अजमेर से जयपुर 2 घंटे का रास्ता, ऐसा बोला जाता है ना। अच्छा, अजमेर से जयपुर रास्ता नापने के लिए किलोमीटर भी बोलते थे कि ये 200 किलोमीटर दूर है, 180 किलोमीटर दूर है, 120 किलोमीटर दूर है। लेकिन कभी कभी ये भी बोला जाता है कि अजमेर से जयपुर 2 घंटे का रास्ता है। इसका मतलब डिस्टेंस मेजर टाइम से भी हो जाती है कभी कभी और लेंथ से भी हो जाती है कि नहीं, ऐसा बोला जाता है ना। ठीक है, और चीज़ें जैसे मान लो मैंने लिखा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी नापा जाता है क्या बच्चों, बिल्कुल नापा जाता है। तुमने देखा होगा कोरोना के अंदर यही कर रहे, टेम्परेचर एक स्कैनिंग मशीन आती है जिसमें क्या होता है, इस टाइप से एक टेम्परेचर मशीन है और सामने से क्या है, टेम्परेचर लिखा हुआ जाता है कि आपके पास टेम्परेचर कितना है, सिर्फ ऊपर लगाना पड़ता है। सही है, तो इसका मतलब ये वो सारी क्वांटिटीज़ थी जिनको नापा जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी है क्या। तो अपन आज से स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। क्यों, क्योंकि देखना, मैं अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँ जिसको नापा जा सकता है और एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है। क्या है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी क्या, बिल्कुल है, लेकिन डिपेंड किस किस पे कर रहा है, इस पे और इस पे। तो ये दोनों चीज़ें है क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने दिमाग में यही आता है। तो मैं बताता हूँ क्या है बच्चों, देखना। देखो मैंने एक चीज लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स। मतलब जैसे मान लो मैं सीधा सीधा एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, अब बताओ ये 2 2 2 2 ये 5 2 मैंने लिखा है क्या, 2 3 5 में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या तुम्हें,
2 तो 2 ही रहेगा, कोई चेंज थोड़ी होगा, बिल्कुल है। इसका मतलब ये हो गया है कि ये 2 हमेशा 2 रहेगा, मैं 3 दिन बाद भी आके देखूंगा ना तब भी 2 ही कहलाएगा। लेकिन अगर इसके पीछे मैं ये लिख दूँ मीटर हो गया, इसके नीचे ये लिख दूँ क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया, इसके नीचे पीछे ये लिख दूँ क्या हो गया मिनट हो गया, इसके पीछे ये लिख दूँ 2 डिग्री हो गया, एंगल बन गया ना ये। और इसके पीछे अगर मैं ऐसा लिख दूँ क्या, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया हावर्स, तो ये अब बन जाता है किसी डिस्टेंस को बताने के लिए। ये भी किसको डिस्टेंस बोलो या क्या बोलो बच्चों, लेंथ बोलो, विड्थ बोलो, हाइट बोलो, ये किसको बताएगा टाइम को बताएगा, ये किसको बताएगा एंगल को बताएगा, ये किसको बताएगा टाइम को बताएगा। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ना कि ये 2 फिजिकल क्वांटिटी। ये 2 क्या थे बच्चों, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू थी। और ये पीछे जो मैंने लगाया ये क्या है बच्चों, यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट एज वेल। तो फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, क्या बनता है बच्चों, एक फॉर्मूला। तो Q = NU। Q किसको बता रहा है क्वांटिटी को, N बता रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू को, और U किसको बता रहा है यूनिट को। किसको बता रहा है यूनिट को। तो अपन धीरे धीरे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या है फिजिकल क्वांटिटी। पहली डेफिनेशन लिख रखी बच्चों, देखना सबसे ऊपर ही क्या लिखा हुआ, देखो जरा कि ऑल क्वांटिटी विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले यही चीज़ आती है कि ऐसी जो भी क्वांटिटीज है जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करती है, नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिक्स के लॉ अपन को थोड़ी पता, अपन तो धीरे धीरे फिजिक्स में घुसे हैं, तो इसलिए मैंने एक नई डेफिनेशन क्या दे रखी है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको नाप सकते हैं या माप सकते हैं, जिसको मेजर किया जा सकता है, वो कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। तो 2 डेफिनेशन होगी, एक जो फिजिक्स के सारे लोग को फॉलो करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, और एक जिसको मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और इसमें डेफिनेशन समझ में आई, ऑल द क्वांटिटी विच आर यूज्ड टू बी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड किया गया बच्चों, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, 2 पार्ट में। एक तो बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज और बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, है ना। तो तुम्हारे पास स्क्रीन पे जो आ रहा है कि बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, तो मैं पहले ही टाइप बता रहा हूँ ना। तुमने पहले भी जो मैंने वेक्टर लेक्चर्स पढ़ाए थे बच्चों, उसमें यही पढ़ा था कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की बात करो। और जब मैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, अगर कोई क्वांटिटी ऐसी हो जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, उसके साथ साथ क्या आ जाए बच्चों, डायरेक्शन आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, डायरेक्शन। तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है हमारे लिए, उसको नाम क्या दे दिया अपन ने, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या है, केवल मैग्नीट्यूड आए बट क्या लिखा है मैंने, नो डायरेक्शन, तो इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी। तो बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी फिजिकल क्वांटिटी नोन टू बी वेक्टर एंड स्केलर बोथ। तो स्केलर कब बोलते हैं और वेक्टर कब बोलते हैं, समझ में आ गया। ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की चीज़ हो और ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की चीज़ ना हो। मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या लिखा है बच्चों, सीधा सीधा एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने लिखा है 2 मीटर और एक मैंने लिखा है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है 2 मीटर और यहाँ मैंने लिखा है 2 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर 2 मीटर तो दोनों में था, यहाँ पर टूवर्ड्स नॉर्थ लिख दिया, मतलब किसकी बात कर दी मैंने, डायरेक्शन की बात कर दी कि नॉर्थ की तरफ 2 मीटर। और यहाँ कोई डायरेक्शन दे रखी कि मैंने नहीं दे रखी, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों, स्केलर। डायरेक्शन देता तो ही ये वेक्टर होती, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लिख रखे हैं बच्चों ना, क्या क्या दे रखा है कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। एक तो दे रखा है बच्चों तुम्हें मास दे रखा है, क्या मास का मतलब होता है केजी, सही है ना, सीधा सीधा एक एग्जाम्पल सोचा था। अब तुम खुद सोचो, घर वाले अगर तुम्हें आटा देने के लिए भेजे बाहर, या चावल लाने के लिए भेजे, दाल लाने के लिए भेजे, शक्कर लाने के लिए भेजे, तो तुम सबसे पहले घर वाले क्या बोलते हैं, सीधी सी बात है 2 किलो चाय लेके आ, चाय पत्ती लेके आ, या फिर 2 किलो शक्कर लेके आ। और उसमें ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भैया 2 किलो चाय लेके आ नॉर्थ से, साउथ से, मतलब कोई डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भैया एक नॉर्थ 2 किलो चाय देना,
ऐसा कभी बोल सकते हो? कभी नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि मास को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी प्रकार के डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर बता सकते हो, घर दुकान पे खड़े हो गए, सामने दुकान पे मान लो दुकानदार डोकरा है ना, अब तुम्हें पता है कि शक्कर दिख रही है, यहाँ डोकरा ढूंढ कहीं हो रहा है, तो तुम तो ये बता, अरे अट्टे दे कट्टा है कि नहीं, ऐसे बोलोगे? तो वो डायरेक्शन जरूर बता सकते हो उसमें। तो वो डायरेक्शन तुम क्या बता रहे हो? शक्कर मांगने के लिए नहीं मंगा रहे हो, तुम्हारी डायरेक्शन बता रहे हो, उसको पोजीशन बता रहे हो क्या? तो वो केजी के लिए डायरेक्शन नहीं थी, वो पोजीशन बताने के लिए थी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अगली चीज क्या दे रखी बच्चों? डेंसिटी। क्या दे रखी कमालो? डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या होती है ना, डेंसिटी को समझने के लिए तुम्हें शायद डेंसिटी के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है, मान लो सुना तो है नाम, लेकिन डेंसिटी के बारे में क्या पता नहीं होता हर किसी को। तो मैं समझाना चाहूँगा कि डेंसिटी होती क्या है, इसको फील करना बच्चों से। अच्छा, अगर अभी फील कर लिया तो आगे जाके बहुत मज़ा आने वाला है ना। मैं सीधा सीधा एक एग्जांपल लिखता हूँ, तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ, और अच्छे से समझना बच्चों की क्या है। दर्द नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना, समझ में आना चाहिए। तो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ? डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी समझना। मैंने क्या करें, एक 3 कंटेनर लिए और तीनों कंटेनर के अंदर अलग अलग चीज़ भर रहा हो ना। जैसे यहाँ पर तो मैंने क्या डाल दिया बच्चों? वाटर फिल कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर क्या डाल दिया बच्चों? मैंने दारू डाल दी, ठीक है, और इसके अंदर क्या डाला बच्चों? मैंने शहद डाल दिया। और पता है मैंने क्या बोला? कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब बताओ डेंसिटी को तुम कैसे समझोगे? मैंने एग्जाम्पल दिए तीनों एग्जाम्पल से क्या तुम डिफाइन कर सकते हो कि डेंसिटी को? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि तुम डेंसिटी को एक चीज़ से जानोगे। मैंने बोला ये ज़्यादा है, इसका मतलब तुम्हें तीनों के बारे में पता है, पानी, दारू, शहद। चलो छोटा सा इससे ऊपर थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों? कभी देखा है कि इसका नाम सुना है क्या? किस लड़की का नाम है ये? लड़की का नाम थोड़ी है, चाशनी होती है, ठीक है। एक अपन ने क्या लिया, एक को वाटर से फिल कर दिया, एक को चाशनी से और एक को शहद से। मैंने बोला शहद की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब घना कौन ज़्यादा होता है? ये। फिर कौन इसके कम कौन होता है? चाशनी। उसके बाद कौन होता है बच्चों? वाटर, मतलब जल। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इसका मतलब ये है कि ये अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, क्या होता है सुनना। अभी तो मैंने सिर्फ समझाया कि डेंसिटी ज़्यादा किसकी होती है, कम किसकी होती है। इसकी क्या होती है? कम, इसकी इससे ज़्यादा, और इसकी क्या होती है बच्चों? बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैंने लिखा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी ग्लास के अंदर तुम कुछ भी भर दो और किसका द्रव्यमान ज़्यादा आए, किसका मास ज़्यादा आए, वो डेंसिटी ज़्यादा देगा। अब तुमने गिलास ली, उसमें पानी डाला, कहाँ तक? ऊपर तक। तुमने गिलास ली, उसमें चाशनी डाली। तुमने गिलास ली जिसमें शहद डाला, यहाँ तक। तीनों में बराबर फिल कर दिया। क्या नाप के देखा किसका ज़्यादा भारी किसका निकलेगा? शहद का। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम के अंदर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी भी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी। तो इससे पता क्या बोलते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब सोचो जरा कि ये रूम है, अब इसके अंदर अभी कोई एक मधुमक्खी नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक मधुमक्खी आ जाए, थोड़ी देर बाद सारी मधुमक्खी आ जाए। बताओ डेंसिटी कब ज़्यादा हुई? जब सारे हो जाए। मतलब आयतन में कोई चेंज करा क्या अपन ने? नहीं करा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं करा। मतलब जब वॉल्यूम में चेंज नहीं करा, लेकिन कंटेनिंग इसके अंदर जो मटेरियल था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। क्या? तो उसका मतलब डेंसिटी भी क्या होती गई बच्चों? बढ़ती गई। ये होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी को बच्चों एक ही वर्ड से याद रखना हमेशा। क्या लिख दिया मैंने? ये घनापन। जो ज़्यादा घना होता है ना, जैसे गाढ़ा, वो उसकी डेंसिटी की भी क्या होती है बच्चों? ज़्यादा होती है। तो तुम्हें पता चलेगा पानी से गाढ़ा चाशनी, चाशनी से गाढ़ा शहद से भी कोई गाढ़ा होता है क्या? हो सकता है अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो, ठीक है। डामर ले लो, है कि नहीं है? बहुत सारी चीज़ें ना एग्जाम्पल लेने के लिए। बस कंपेरेटिवली हमें रिजल्ट पता होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। गुड, आगे चल सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ देखो बच्चों। पहला तो मास हो गया, दूसरा क्या हो गया? डेंसिटी। तीसरा क्या है? अच्छा, अपन यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं ना, तो हलवा थोड़ी है यूनिट एंड डायमेंशन सबकी समझ में आ जाएगी। पहले सबके बारे में पता भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा सुनना, अभी अभी मैंने डेंसिटी की कहानी बताई। क्या आया था? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैंने जो कहानी बताई तुम्हारे दिमाग में घुसी। अब मतलब तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा कि एकांक आयतन में उपस्थित या फिर यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास को ही बोलते हैं डेंसिटी। मास को किस में नापते हैं? केजी में। वॉल्यूम को किस में नापते हैं? मीटर क्यूब में। ये तो पता है, 10वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हो तुम। तो केजी पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी की क्या होगी बच्चों? यूनिट होगी। अभी भी मैं यूनिट एंड डायमेंशन पे पहुंचा नहीं हूँ, सिर्फ मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या आगे की बातें भी बताते जा रहा हूँ क्या, क्योंकि अगर समझ में आ रहा है तो आगे की बात थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं ना, ताकि आगे जाकर जब ये वापस आवे मुँह लगने के लिए, तब अपन क्या बोला भाई यहाँ से पहले आ गया बीच में। सही है क्या? ठीक है, ओके। अगला क्या आता बच्चों? पहला तो आ गया मास, दूसरा डेंसिटी, फिर क्या आता वॉल्यूम। वॉल्यूम बताने की जरूरत है ही नहीं।
टाइम भी अपन को पता है, जो नहीं पता उसके बारे में बताना सही रहेगा ना, ठीक है। अब वेक्टर के अंदर क्या क्या दे रखा है बच्चों, एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट, और एक क्या दे रखा है बच्चों, फोर्स, क्या दे रखा है बच्चों, फोर्स, और एक क्या दे रखा है बच्चों, वेलोसिटी। तो बच्चों ये सब बताने से अच्छा है मैं सबसे पहले तुम्हारे को बताऊंगा डिस्टेंस और क्या बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट, कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं बता देता हूं बच्चों, डिस्टेंस होता है स्केलर और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो इसके अंदर मतलब क्या क्या होगा बच्चों, क्या क्या होगा इसके अंदर, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन भी होगी, और इसके अंदर क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। मैंने शायद एग्जाम्पल बताया होगा तुम्हें, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे, कि ये तुम्हारा क्या है बच्चों, क्लासरूम, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये तुम्हारा क्या है बच्चों, वो वॉशरूम, सही है ना। अब तुम क्या करोगे, मैडम पानी पीने जाएगा, पानी पीने का पूछते लेके जाते कहाँ हो, क्लासरूम, ठीक है। और पानी पीने के लिए भी कैसे पूछते हो, पानी पीने जाएगा, ऐसे कौन पानी पीने जाता है, ठीक है। तो क्लासरूम से वॉशरूम जा रहा हो तो बिल्कुल बाहर निकलो, सीधा वॉशरूम पहुंच गए। लेकिन वॉशरूम से जब क्लासरूम जाते हो तो कैसे जाते हो बच्चों, ऐसे टहलते टहलते जाते हो, नहीं जाते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले जब वॉशरूम से क्लासरूम से वॉशरूम जब जा रहे थे इस डायरेक्शन से, तो ये एक पर्टिकुलर किसके हिसाब से काम कर रहा था, डायरेक्शन, मतलब तुम्हें यहाँ से सीधा वहाँ जाना है, तुम्हें पता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, इसमें पता है क्या देखा जाता है कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ये देखा जाता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पर है, तो इसके बीच में तुमने क्या करा ये नहीं देखा जाता, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ से मुझे वहाँ पर पहुँचना है। अगर तुम्हारे पास सुपर पावर होती तो चुटकी बजाते यहाँ से गायब, सीधा वहाँ, बोलो हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। क्या जल्द से, ऑब्वियस बात है, तुम क्लासरूम से वॉशरूम क्यों जा रहे हो, जल्द से जल्द पहुँचने के लिए जा रहे हो ना, ऐसे थोड़ी टहलते टहलते जा रहे हो, फिर तो वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं, रास्ते में टहल लोगे तुम तो। ऐसे तो अरे बात समझ में, हल्का कहाँ पर हो जाओगे, रास्ते में हो जाओगे, जबकि हल्का कहाँ होना यहाँ। तो तुम क्या स्पीड पकड़ते हो, नहीं पकड़ते हो, तुम चाहते हो कि जल्द से जल्द मैं क्लासरूम से कहाँ पहुँच जाऊँ, वॉशरूम पहुँच जाऊँ। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है ना, इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर स्टार्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात होती है, बाकी किसी की बात नहीं होती है। समझ में आ गई मेरी बात। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, ये, अरे तो डिस्टेंस में क्या डायरेक्शन देखनी पड़ी क्या, नहीं, डिस्टेंस में तो अपने हिसाब से चलता है क्या। तो तुम्हें ये चीज़ बताओ बच्चों, एक छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस बढ़ा है या डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है, डिस्टेंस बढ़ा है ना, कैसे पता चला, ये तो तुम्हें लाइन खींचने से पता चल गया होगा, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो मैंने कहानी बताई ना, मैंने तुम्हें बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा छोटा होगा किससे बच्चों, डिस्टेंस है। बच्चों क्या बराबर भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि क्या है, ये है रूम, ये है दूसरा रूम, और रूम में जाने के लिए यही क्या है बच्चों, रास्ता है। मतलब इस रूम का गेट इधर है, इस रूम का गेट इधर है, और कहीं गेट नहीं। तो ऑब्वियस बात है यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुम्हें यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ आने के लिए यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, और कोई टहलने की जगह भी नहीं है। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आए क्या, इसका मतलब दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अच्छा, छोटा कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैंने छोटा वाला सिंबल भी लगाया और बराबर वाला सिंबल भी लगाया। अच्छा, एक चीज़ और, डिस्प्लेसमेंट, मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट को पता है किससे नापता हूँ, ये क्या है बच्चों पता है तुम्हें, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, ये तो पता है ना अपन को। जिसमें मैंने यहाँ पर क्या रख दी बच्चों, मान लो क्या लग रही तुम्हें, चेयर लग रही है, नहीं लग रही, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पहुँचाता हूँ, यहाँ से यहाँ, तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाता हूँ तो क्या कहलाता है बच्चों, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये देखा जाता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है। अगर मेरे से आगे कोई चीज़ जा रही है तो मैं इसको बोलूँगा तो पॉजिटिव जा रही है, मेरे से कोई पीछे चीज़ जा रही है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, नेगेटिव है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अरे बात समझना, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है बच्चों, मॉड्यूलस लगा दिया जाता है। अच्छा, मॉड्यूलस वाली जो कहानी बताई है थोड़ी मैंने एडवांस बता दी है, मान लो समझ में नहीं है, लेकिन आगे बढ़ो समझ में आएगी धीरे धीरे। लेकिन अपन को समझ में तो आना चाहिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और कैसे इसमें वेक्टर आया है और कैसे स्केलर आया है। ठीक है, आगे चल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने तुम्हें बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट से तुम हमेशा क्या निकालोगे बच्चों, वेलोसिटी निकालोगे, और डिस्टेंस से हमेशा क्या निकालोगे, स्पीड निकालोगे। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में आएगा, डिस्टेंस भी मीटर में आएगा।
दोनों मीटर में आएंगे, दोनों के दोनों मीटर में चल रहे हैं, लेकिन एक स्केलर हो गया और एक वेक्टर हो गया। ये तो वेक्टर और ये स्केलर, कैसे पता चला? डायरेक्शन से। अगर मेरे को डायरेक्शन नहीं होती तो क्या मैं बोल पाता क्या इसको कि एक डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है? नहीं बोल पाता। तो डायरेक्शन है या नहीं है? मस्ट बिल्कुल है। क्या आगे चले? अगला एग्जाम्पल कुछ नहीं दे रखा, ये खत्म होता है अपन का क्या बच्चों? वेक्टर और स्केलर और इसके छोटे मोटे एग्जाम्पल। अपन ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ भी लिया, ठीक है। अगला आता बच्चों अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंसी। मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा लेंथ, मैंने लिखा है बच्चों मास, और मैंने लिखा है क्या बच्चों? टाइम। तो लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में। मास को किस में नापते हैं? केजी में। टाइम को किस में नापते हैं बच्चों? सेकंड में। अधिकतर ये है, अधिकतर ये चीज़ है। मैंने एक फॉर्मूला लिखा बच्चों फोर्स, तुम्हें पता है न्यूटन ने फोर्स दिया था MA, 10th क्लास में था, ये 9th क्लास में था। F बराबर M है ना। M किसको बताता है बच्चों? मास को। और A किसको बताता है? किसको बताता है? एक्सीलरेशन को, है ना। तो मास का मतलब क्या होगा? केजी, और एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो समझते हो कि नहीं समझते हो? इसका मतलब ये हो गया है कि फोर्स किसने दिया था बच्चों? न्यूटन बाबा ने दिया था। न्यूटन बाबा मतलब न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या? न्यूटन 1, 2 और 3 जनों से मिलकर बना हुआ है क्या? इसका मतलब अगर ये 3 नहीं होते तो क्या न्यूटन की कोई औकात होती है? मतलब न्यूटन क्या अपनी यूनिट लेके आ सकता था क्या? नहीं। इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो 3 यूनिट्स है ये वो है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन ये किसी के लिए यूज तो आ रही है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूटन डिपेंड्स ऑन सम यूनिट्स। अब सम यूनिट्स कौन सी यूनिट्स? वो यूनिट्स जो किसी पे डिपेंड ना करे। ये सारी क्या है बच्चों? ये है सारी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसे पता क्या बोलते हैं बच्चों? इसका नाम है बेस यूनिट। बेस मतलब जो खुद से ही स्टार्ट होती है। इसका एक और नाम है बच्चों क्या? फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलते हैं इसे? फंडामेंटल। फंडामेंटल को हिंदी में कहते हैं बच्चों मूलभूत। क्या बोलते हैं बच्चों? मूलभूत। मूलभूत का मतलब होता है आधारभूत, है ना। आधार से, बेस से ना। एक होता है बेस यूनिट, एक होती है फंडामेंटल। तुमने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा फंडामेंटल डायग्राम या फंडामेंटल फॉर्मूले। जैसे अपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा था तो सबसे पहले फॉर्मूले कौन से आए थे कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। तो ये फंडामेंटल चीज़ें होती थी जो 11th में और काम आती है अपने, ठीक है ना बच्चों। तो ये कहानी थी किसके लिए बच्चों? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए। सुनना, ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या है बच्चों? डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है? बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। कुछ यूनिट होती है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, मतलब द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन देयर क्वांटिटीज फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन। मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है अपनी कंप्लीट डेफिनेशन को बताने के लिए, वो कौन सी यूनिट कहलाती है बच्चों? फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। एक चीज़ और, हाँ, एग्जाम्पल क्या दे रखा? लेंथ मास टाइम। तो मैंने भी यहाँ पर यही लिख दिया है ना। फिर नीचे लिखा डिराइव्ड। डिराइव्ड के लिए मैंने यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दिया बच्चों? फोर्स का। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते। जैसे फोर्स तो तुम्हें समझ में आया ही होगा। अगर मैं सीधा साधा एक एग्जाम्पल लूँ, तुम्हें शायद याद होगा बच्चों। मैं एक छोटा सा लिखता हूँ। ये क्या है बच्चों? पॉइंट है। और ये क्या है बच्चों? एक लाइन है। ये क्या है बच्चों? एक, इसको सरफेस बोल दो, है ना। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस। और ये क्या है बच्चों? एक बॉक्स है ना। तो जब मैं पॉइंट, लाइन, सरफेस, बॉक्स की बात करता हूँ तो इसका मतलब इसे बोलते हैं जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन का मतलब होता है ना तो लंबाई चाहिए, ना तो ऊंचाई चाहिए, ना तो चौड़ाई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी डायग्राम है क्या? तो ऐसा डायग्राम जिसके ना तो लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, तो वो जीरो डायमेंशन कहलाता है या पॉइंट कहलाता है। लाइन की बात करूँगा तो क्या निकलेगा हमेशा? लेंथ। सरफेस की बात करूँगा तो क्या निकलेगा बच्चों? लेंथ भी निकलेगा और विड्थ भी निकलेगी, है कि नहीं है। और जब मैं बॉक्स की बात करूँगा तो L भी निकलेगा, B भी निकलेगा और क्या निकलेगा बच्चों? H। अब सुनना, लेंथ मतलब क्या है? मीटर। और लेंथ इंटू विड्थ का मतलब क्या हो गया बच्चों? मीटर स्क्वायर। और LBH मतलब क्या हो गया बच्चों? मीटर क्यूब। सुनना, इससे बोलते हैं एरिया, इससे क्या बोलते हैं बच्चों? वॉल्यूम। और इससे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन ही बोलते हैं। तो ये यूनिट जो है वो फंडामेंटल है, लेकिन ये दोनों डिपेंड कर रही है क्या? फंडामेंटल पे। अगर मीटर नहीं होता तो क्या मीटर स्क्वायर नाम की चीज़ होती क्या? और अगर मीटर नहीं होता क्या मीटर क्यूब नाम की चीज़ होती क्या? नहीं होती। इसका मतलब ये दोनों डिपेंड करती है इस पर। तो एरिया और वॉल्यूम ये दोनों कौन सी यूनिट्स होगी?
बेस डिराइव्ड होगी, ये किसी पे डिपेंड कर रही है इसलिए डिपेंडेंट कहलाती है। और ये क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट, या फिर इसे बोलते हैं फंडामेंटल, या फिर बोलते हैं बेस। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी को अपन ने ये स्टार्ट करा था और इसी को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बच्चों। गोल्डन की पॉइंट दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज डायमेंशनल और डायमेंशनल लेस और कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, डायमेंशन हो भी सकता है और डायमेंशन नहीं भी हो सकता उसके अंदर। अभी भी मैंने बताया था ना, जीरो पॉइंट कैसी डायग्राम था जिसमें ना तो लंबाई थी ना चौड़ाई थी ना ऊंचाई थी, फिर भी पॉइंट था, तो पॉइंट डायमेंशन लेस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस को एक छोटा सा एग्जांपल से और समझाऊंगा बच्चों। एक वर्ड आएगा तुम्हारे आगे, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। अब ये फॉर्मूला तुमने कहीं देखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ का मतलब क्या होता है, देखना। मान लो तो कि हमारे पास एक क्या है बच्चों, एक रबड़ है ना। एक रबड़ को यहाँ से पकड़ा और खींचा, उसको खींचते जाओगे, ठीक है। मैंने खींचा, पहले कितना था, ये 10 मीटर था। जैसे खींचा ना तो ये थोड़ा ऐसे खींच गया, ऐसे होगा ना बच्चों। खींचने के बाद क्या हो गया, मान लो 11 मीटर हो गया, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ या 11 हुआ? सोचो, 10 पहले था, बढ़ के कितना हो गया, 11। कितना चेंज हो गया, 1। तो ऊपर क्या आ गया, चेंज इन लेंथ 1 मीटर, और नीचे कितना था, टोटल लेंथ कितनी थी बच्चों, 10। कट गया क्या बचा, 1/10 बच्चों। मीटर से मीटर कट गया, क्या कोई यूनिट बची क्या पीछे? इसका मतलब पीछे यूनिट लगाई कि अपन ने नहीं लगाई। तो ऐसी इकाइयाँ होती है जिसमें यूनिट नहीं भी होती है। अभी अपन ने क्या बताया कि क्वांटिटी फंडामेंटल होती है और एक डिराइव्ड होती है। फंडामेंटल का मतलब होता है जैसे लेंथ मास टाइम, ये फंडामेंटल है। लेकिन यहाँ तो ना तो लेंथ आ रहा है, ना मास आ रहा है, ना टाइम आ रहा है, फिर भी ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है क्या नहीं है? बिल्कुल है। तो फिजिकल क्वांटिटी में ये जरूरी नहीं कि उनमें यूनिट मौजूद हो, ठीक है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया है बच्चों कि स्ट्रेन ऑफ 4, तो बस बात यही पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो अपन यूनिट के आधार पर इसको डिफाइन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी अपन ने बात करी है कि यूनिट और क्वांटिटी नाम की चीज़ होती है, कुछ फंडामेंटल होती है, कुछ डिराइव्ड होती है, लेकिन हर फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट ही नहीं होती है, डायमेंशन ही नहीं होती है, इसलिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी होती है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल किसका लिया बच्चों, स्ट्रेन। अच्छा, तुमने एक चीज़ देखी होगी, ऊपर भी मीटर है नीचे मीटर है, तो कटा तो यूनिट गायब हुई। इसका मतलब हमेशा ये किसके लिए कहानी होगी, अधिकतर रेशियो के लिए, क्योंकि रेशियो में ही तो ऊपर और नीचे कोई चीज़ होती है जो कि अगर यूनिट से क्या होती है बच्चों, कट जाती है। तो रेशियो जब भी अपन पढ़ेंगे ना, वो अधिकतर डायमेंशन लेस मिलेगा अपन। नोट डाल के लिख लेना, ये कि फिजिक्स के अंदर रेशियो करके कुछ भी चीज़ आती है तो वो हमेशा अपन को कौन सी क्वांटिटी देती है बच्चों, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी देती है, जिसमें कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। आगे चले, कुछ पॉइंट होते रखे बच्चों। सम फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड इवन बाय स्पेसिफाइंग देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जो मैंने बकवास करी, सारे की सारी बकवास वही लिखी हुई नीचे है ना, ठीक है। तो ये सारे नोट्स में तुम्हारे पास होने चाहिए और बाकी सामने तुम्हें दिख रहा है, अच्छे से पढ़ते हुए रहना बच्चों, ठीक है। आगे क्या लिखा है मैंने, एग्जाम्पल ले रखा है बच्चों। क्लासीफाई द क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर एंड वर्क अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, है ना। मतलब सबसे पहले बात करते हैं किसकी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों। अब तुम्हें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, कितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। एक ऑप्शन है ए, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बेस और स्केलर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट पे जाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट में किसके नापते हैं बच्चों, अपन मीटर में। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो एक तो ये बेस क्वांटिटी भी हो गई है, और एक कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसमें से ए बी सी डी में से जो तुम्हें लग रहा है ना, बेस और वेक्टर बी लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके अंदर आ गया बच्चों, बी के अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं किसकी बात करूंगा बच्चों, अपन बात करेंगे मास की। अब मास क्या होता है बच्चों, केजी। केजी बताने के लिए क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्या, बताओ, हैं? नहीं पड़ती है डायरेक्शन की जरूरत। इसका मतलब केवल इसमें अंदर क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, केजी जो है वो बेस है या फंडामेंटल है, दोनों ही है ना। क्या है ये, बेस है, या फिर इसको फंडामेंटल भी बोल दो। इसका मतलब एक तो हो गया बेस, और डायरेक्शन नहीं है तो क्या बोलोगे इसको तुम बच्चों, स्केलर। तो मास के अंदर बेस भी आ गया और स्केलर भी आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है चारों में से, देखो
ABCD में से कौन सा सही है? लगाओ दिमाग लगाओ, दिमाग के आंसर ही बता दिया मैंने, बेस और स्केलर दे तो रखा है A पॉइंट पे, तो क्या है आंसर? बेस और स्केलर। अगला क्या दे रखा बच्चों? फोर्स, है ना। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, इधर आओ बच्चों सामने। क्या लिख रखा मैंने? फोर्स। ये लिखा है अपन ने फोर्स। फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी भी बात करी थी क्या? मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हें पता है कि फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है? 1 2 3, तो इसका मतलब ये बेस तो नहीं है, इसे बोलते हैं बच्चों क्या? डिराइव्ड। ओके, एक चीज और, क्या इसमें डायरेक्शन आता है क्या? बताओ, ये क्वेश्चन आता है अपने पास तो, है ना। क्या आता है इसमें बच्चों? डायरेक्शन आता है क्या? तो देखो फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है? मास। मास मतलब क्या होता है? केजी। केजी होता है स्केलर। और एक किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये क्या होता है? वेक्टर। तो ये केजी एक तो स्केलर पे डिपेंड कर रहा है और एक वेक्टर पे कर रहा है, लेकिन वेक्टर जब स्केलर से मल्टीप्लाई होता है ना तो वेक्टर ही मिलता है। ये वेक्टर में अपन ने पढ़ रखा है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या बना देगा? फोर्स को भी वेक्टर बना देगा। इसका मतलब हाँ, मैं इस बोर्ड पे अगर घूसा मारूँ तो दर्द इस बोर्ड को ही होगा, पास वाले रूम के बोर्ड को नहीं होगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन फोर्स काम करता है क्या? मैं यहाँ घूसा मारूँ दर्द उस दीवार पर, ऐसा हो सकता है क्या? या मैं यहाँ घूसा मारूँ खड्डा वहाँ पर हो जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में लगता है क्या? इसका मतलब फोर्स एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है क्या? मतलब वेक्टर है। और ये क्या? ये ड्राइव्ड है क्या? इसका मतलब ड्राइव्ड और वेक्टर दोनों आएगा इसके अंदर। देखो कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से? डी। समझ में आई चीज? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? जवाब दो बच्चों साथ साथ। अगला क्या दे रखा बच्चों? टाइम। तो टाइम तो तुम्हें पता ही है यार, कौन सी क्वांटिटी? टाइम बेस्ड, ये तो पता है ना। मैंने बेस क्वांटिटी कितनी बताई तुम्हें अभी तक? मास बताया है, लेंथ बताया है, और क्या बताया बच्चों? टाइम। इसके अलावा भी होती है लेकिन अभी तक 3 बताया ना, तो टाइम के लिए बेस बोल दिया। अच्छा, टाइम देखने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्या अपन को? ऐसा थोड़ी, मैंने यहाँ पर घड़ी देखी तो 2 बज रही है, मैं दूसरी दिशा में जाके देखता हूँ यार, चेंज थोड़ी होगा क्या? वही रहेगा ना। इसका मतलब ये स्केलर हो गया। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब बेस और स्केलर। कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD में से कौन सा सही है? हैं? ए वाला। क्या है इसमें? बेस है और स्केलर है। हाँ बेटा, क्या नींद आ रही है तेरे को? जवाब क्यों कौन देगा? मैं दूंगा क्या जवाब? तू ही देगा ना जवाब। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? तो जवाब भी देना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगला क्या दे रखा है बच्चों? अपन को दे रखा है स्पीड, है ना। तो अभी मैंने तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दी थी क्या? अभी है ना। जैसे मैंने तुम्हें एक बताया था डिस्टेंस, और एक तुम्हें क्या बताया था मैंने बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। अगर याद है तो देखो, नोट्स पलट के देखना कि डिस्टेंस जो है वो भी मीटर में नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी मीटर में नापते हैं। बस ये क्या होता है बच्चों? स्केलर होता है। और ये क्या होता है बच्चों? वेक्टर। अच्छा, मीटर को अगर मैं टाइम के साथ चेंज कर दूं, मतलब मीटर पर सेकंड, और इसमें मीटर को मैं टाइम के साथ चेंज कर दूं मीटर पर सेकंड, तो ये तुम्हें क्या देता बच्चों? ये देता है तुम्हें स्पीड, और ये तुम्हें क्या देता बच्चों? वेलोसिटी। मैंने बताया था ना कि भैया डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या निकलेगी? वेलोसिटी निकलेगी, और डिस्टेंस से हमेशा क्या निकलेगी? स्पीड निकलेगी। और बताओ क्या ये स्केलर था क्या? तो ये भी क्या होगा बच्चों? स्केलर होगा। अच्छा, ये स्पीड जो है वो डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंड है, मतलब ये ड्राइव्ड हो गया क्या? तो ड्राइव्ड भी है और क्या है बच्चों? स्केलर है। चेक करो कौन सा सही है। सी। समझ में आ गया? अगला क्या दे रखा है बच्चों? वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, वर्क। तो मैं वेलोसिटी नहीं बता रहा क्योंकि वेलोसिटी अपन को पता चल गया, डिराइव्ड भी है और वेक्टर भी है। सही है, कहानी खत्म। देख लो बच्चों, सही है, डिराइव्ड और वेक्टर भी है। फिर आता है एक्सेलरेशन। बच्चों वेलोसिटी के बाद ही एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है ना। तो ये भी डिराइव्ड है, सॉरी ये डिराइव्ड भी है और वेक्टर भी है, बिल्कुल सही है। आगे चलते बच्चों, क्या दे रखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या दे रखा बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो अब नया टॉपिक है बच्चों, है ना, ये नया वर्ड है, सुनने को मिला है। तो मैं बता देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है बच्चों mr स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? mr स्क्वायर। r होता है रेडियस। r क्या होता है बच्चों? रेडियस। तो मोमेंट ये kg है, मतलब स्केलर, और रेडियस है, ये भी क्या होगा बच्चों? वैसे तो वेक्टर होता है लेकिन स्क्वायर लगाते क्या बन गया? ये स्केलर। तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? स्केलर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है? स्केलर है लेकिन डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब डिराइव्ड और स्केलर। सी आ रहा है क्या इसमें ऑप्शन? ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या आ रहा है बच्चों? मास टाइम स्पीड प्रेशर वर्क डिस्प्लेसमेंट फोर्स। मतलब नीचे आंसर नहीं दे रखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डाल देना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, MO और किस में? I में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे बोलते हैं MOI। ठीक है, आगे चलो। अगला क्या एग्जांपल है बच्चों? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला। नई नई चीज़ें हैं, हालांकि ये तो नई चीज़ है नहीं, प्रेशर अपन ने देखा भी है।
प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। ये 8th क्लास का है, 8th या 9th में तुमने पढ़ा था, प्रेशर एंड फोर्स नाम से चैप्टर था, फोर्स एंड प्रेशर जो भी था। तो फोर्स बटे एरिया को ही क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेशर बोलते हैं। तो फोर्स क्या डिपेंडेंट था या नहीं था, बिल्कुल था, तो इसको क्या बोलते थे, डिराइव्ड। अच्छा फोर्स कौन सी क्वांटिटी बच्चों हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, अरे समझे क्या। और एरिया तो स्केलर है, लेकिन वेक्टर को स्केलर से भाग दो चाहे गुणा करो वेक्टर ही मिलेगा। तो प्रेशर भी कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों, वेक्टर। तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ बच्चों कि प्रेशर जो है वो डिपेंड तो किस पे करता है बच्चों, फोर्स पे करता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन में लगता है। कहाँ लगता है बच्चों, ऑल डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हो गया कि तुमने एक कंटेनर बनाया, ग्लास बनाई, ये वो, और इसके अंदर क्या भर दिया बच्चों, पानी भर दिया ऐसे, ठीक है। और यही पानी क्या है बच्चों, अगर तुम यहाँ छेद करोगे तो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, तुम यहाँ छेद करोगे तो पानी यहाँ से, यहाँ छेद करोगे तो यहाँ से। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर जो है ना चारों दिशाओं में सेम लगता है। तो कितनी सारी डायरेक्शन होगी, बहुत सारी डायरेक्शन होगी। क्या कभी कभी डायरेक्शन भी पागल बना देती है। तो जब बहुत सारी डायरेक्शन हो जाए तो तुम इसको डायरेक्शन नहीं बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, पागल हो गए। तो स्कूल मिला के इसको किस में नापोगे तुम, स्केलर में। तो ये स्केलर भी है और ड्राइव भी, इसलिए इसको किस में लिखेंगे बच्चों, सी में। फिर आता है वर्क। वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये फॉर्मूला होता है बच्चों वर्क का। चलो मान लो वर्क हमारे लिए नया है, तुम वैसे पढ़ चुके हो, कुछ कुछ फॉर्मूले अपन को पता होना चाहिए। मैंने बता दिया, तुम्हें पता भी होना चाहिए, लेकिन मैंने बता दिया अब याद रहेगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी बच्चों, वेक्टर है नहीं, पता है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या बच्चों, वेक्टर है। लेकिन बच्चों मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, वेक्टर वाले लेक्चर तुम्हें ढंग से पढ़े हैं तो इसमें जो फोर्स आ रहा है ना वो एफ आएगा ये, और जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आता है ये। तो इसके बीच में कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। इसलिए कौन सी क्वांटिटी, वर्क, स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर वाले लेक्चर अच्छे से पढ़ रहे तो तुम पता रहेगा कि हाँ ये कौन सी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क भी किसके अंदर आ गया बच्चों, स्केलर में। और क्या वर्क डिपेंड कर रहा है क्या फोर्स पे, तो डिराइव्ड बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो डिराइव्ड और स्केलर, मतलब इसमें भी क्या आ जाएगा बच्चों, सी। क्या कहानी समझ में आई क्या सारी। तो ये अपन एक बात होती है बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन अपन स्टार्ट करो, क्लासिफाइड कर दिया कि यूनिट एंड डायमेंशन। कल तक सारा पढ़ते हुए रखना, बाकी की बातें अपन बाद में करेंगे। थैंक यू।